Good morning to all. I am Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुड़गांव। आज का हमारा टॉपिक है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड, पवन के द्वारा निक्षेपण से बनाई गई स्थलाकृति। अब पवन के हम निक्षेपण कार्य की बात करें तो पवन का निक्षेपण कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस कार्य के द्वारा बालू का स्तूपों तथा लॉयस जैसे महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पवन का जो निक्षेप है वो कई बातों पर आधारित होता है, जैसे तीव्र वेग से चलने वाली पवन की परिवहन सामर्थ्य जो है वो अधिक होता है। उसके साथ अधिक मात्रा में जो है रेत लेकर आई जाती है, और जैसे ही पवन के वेग में कमी आ जाती है उसकी परिवहन सामर्थ्य जो है वो घट जाती है, जिस कारण अतिरिक्त पदार्थ नीचे जो है वो बैठने लगते हैं। इसके अलावा निक्षेपण के लिए पवन मार्ग में अवरोध होना जो है वो भी बहुत आवश्यक है। पवन मार्ग में जो अवरोध है वो वनों, झाड़ियों, दलदलों, नदियाँ, जलाशयों, दीवालों आदि के उपस्थित होने से हो जाते हैं। इन अवरोधों के कारण जो है पवन का वेग कम हो जाता है, और जिससे पदार्थों का विभिन्न रूपों में निक्षेप जो है वो होने लगता है। पवन के द्वारा जो जनित स्थलाकृति है निक्षेप के द्वारा, उनमें जो बालू का स्तूप है, सैंड ड्यून है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि बालू का स्तूप क्या होते हैं। पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित टीबे या स्तूपों को बालू का स्तूप कहा जाता है। इन स्तूपों के आकार में और स्वरूप में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जहाँ कहीं पर भी शुष्क रेत सुलभ होती है तथा पवन इतनी शक्तिशाली होती है कि इनको निक्षेपित करके स्तूपों का निर्माण कर सके, वहाँ पर बालू का स्तूपों का निर्माण जो है वो हो जाता है। इस तरह बालू का स्तूपों का जो निर्माण है वो शुष्क और अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों, झीलों के रेतीले तलों पर, रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ क्षेत्र में, प्लिस्टोसीन हिमानीकृत क्षेत्रों की सीमा के पास रेतीले भागों में, कुछ मैदानी भागों में भी जो है इस तरह के बालू का स्तूप है वो देखने को मिलते हैं। इनके स्वरूप और आकार में बहुत अंतर देखने को मिलता है। यह गोलाकार, नवचंद्राकार, अनुवृत्ताकार, मतलब किसी भी आकार के हो सकते हैं, और इनकी लंबाई और ऊंचाई जो है उनमें भी काफ़ी भिन्नता जो है वो देखने को मिलती है। भारत के अगर हम देखें थार के रेगिस्तान में, तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के स्तूपों का विकास हुआ है। जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हमें बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। सुजानगढ़, रतनगढ़, डूंगरगढ़ के क्षेत्र में हमें बरखान स्तूप देखने को मिलते हैं। जैसलमेर, पोखरन चट्टानी मरुस्थल में भी हमें बरखान जो है वो देखने को मिलते हैं। रैखिक जो स्तूप हैं, सैंड ड्यून्स है, अनुदैर्य जिसको बोलते हैं, ऐसे स्तूप जो है जैसलमेर के पश्चिमी भाग में, और स्टार स्तूप जो है, जो कि स्टार शेप में होते हैं, यह मोहनगढ़ क्षेत्र में और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में विकसित हुए हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो हमें बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, सुजानगढ़, रतनगढ़, डूंगरगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। बरखान स्तूप जैसलमेर के पोखरन चट्टानी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। रेखिक या अनुदैर्य स्तूप जो है वो जैसलमेर के पश्चिमी भाग में, और स्टार स्तूप जो है वो मोहनगढ़ क्षेत्र और गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में विकसित हुए हैं। अब
इन स्तूपों के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? सबसे पहले कि रेत की अधिकता होनी चाहिए। बालूका स्तूपों का जो निर्माण है एकमात्र रेत द्वारा होता है, इसीलिए इसके निर्माण के लिए रेत जो है वो प्रचुर मात्रा में सुलभ होनी चाहिए। और यही कारण है कि बालूका स्तूपों का निर्माण रेगिस्तानी भागों के अलावा उन आर्द्र भागों में भी हो जाता है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में रेत जो है वो सुलभ होती है। वैसे रेत जो है सर्वाधिक मात्रा में हमें शुष्क रेगिस्तानी भागों में ही मिलती है, तो वहाँ पे सैंड ड्यून्स का जो फॉर्मेशन है वो अधिक होता है। इसके अलावा दूसरा जो है हमारा है तीव्र पवन वेग। जाहिर सी बात है कि जब जो पवन है, जो विंड है, उसकी स्पीड अधिक होगी तो वो ज़्यादा अपने साथ में रेत और जो पदार्थों का परिवहन है वो अधिक कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन अधिक कर पाएगी। बालूका स्तूपों का निर्माण पवन द्वारा रेत के निक्षेपण से होता है। यदि पवन मंद गति वाली होती है तो वह अपने साथ अधिक मात्रा में रेत का परिवहन नहीं कर पाएगी। अतः मंद पवन के द्वारा केवल उर्मिका चिन्ह रिपल मार्क्स का ही निर्माण जो है वो हो सकता है। अधिक से अधिक छोटे छोटे रेत के ढेरों का जो है विकास हो सकता है। यदि पवन अधिक वेगवान है, उसकी स्पीड अधिक है, तो वह अपने साथ अधिक मात्रा में रेत जो है वो दूर तक उड़ाकर ले जा सकती है और उसके निक्षेप करके बालूका स्तूपों का निर्माण जो है वो कर सकती है। मरुस्थलीय भागों में तथा रेतीले सागरीय तटीय भागों में पवन वेग प्राय जो है वो अधिक होती है, जिस कारण इन स्थानों पर जो है बालूका स्तूपों की भरमार होती है, अधिक देखने को मिलते हैं। इसके बाद में पवन मार्ग में अवरोध। पवन चाहे कितनी ही वेगवान हो, कितनी ही उसकी स्पीड हो, उसके साथ रेत की मात्रा चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो, बट बालूका स्तूपों का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पवन के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित न हो जाए। क्योंकि जब तक कोई बाधा नहीं होगी, पवन जो है वो ऐसे ही सीधे चलती रहेगी, कहीं रुकेगी नहीं। और जैसे ही कोई अवरोध आएगा तो उससे क्या होता है, पवन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है और रेत जो है वो नीचे की ओर बैठने लगती है। पवन के मार्ग में अवरोध और उसके मार्ग में स्थित झाड़ियों, वृक्षों के कुंज, सघन वन, ऊंची उठी चट्टानें, दीवालें, बड़े बड़े शिलाखंड आदि द्वारा उपस्थिति जो है वो अवरोध का काम करती है। और इन जो बाधाओं द्वारा अगर थोड़ी सी भी जो है उपस्थित होती है, अवरोध उपस्थित होता है, तो रेत जो है वो जमने लगती है और थोड़े समय में ही जो है स्तूपों का निर्माण या रेत का जो निक्षेप है वो होने लगता है। इसके बाद आता है निर्माण के लिए उचित स्थान। तीनों दशा जो अभी हमने बात की, उन तीनों दशाओं में सुलभ रहते हुए भी बालूका स्तूपों का निर्माण जो है वो तभी हो सकता है जब रेत के जमने के लिए प्रचुर उचित स्थान सुलभ हो। उदाहरण के लिए अवरोध उपस्थित करने वाले वृक्ष या झाड़ियों के पीछे झील या विस्तृत जल भाग हो तो रेत झील में निक्षेपित हो जाएगी और बालूका स्तूपों का जो निर्माण है वो नहीं हो पाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि अवरोध वाले स्थान के आसपास जल भाग या विस्तृत गर्त वाला जो भाग है वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब वो दशाएं थी जो किसी भी स्तूप के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। अब बात करते हैं स्तूपों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले पवनावृत्ति बालूका स्तूप, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। पवन की दिशा में उसके समांतर निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को पवनानुवृत्ति या अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है। इन स्तूपों का पवनमुखी ढाल विंडवर्ड स्लोप जो है वो मंद होता है और पवन विमुखी ढाल मतलब पवन के जो दिशा के विपरीत जो होता है वह ढाल जो है लीवर्ड स्लोप जो है वो तीव्र होता है।
पवनानुवृत्ति स्तूपों की उत्पत्ति के विषय में काफ़ी मतभेद मिले हैं, बट सामान्य रूप से में ये स्तूप जो है वो आंतरिक मरुस्थलीय भागों में निर्मित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, लीबिया, सहारा के मरुस्थलों में इन स्तूपों के अनेक उदाहरण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में होता क्या है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स हैं, इनके समांतर चलने वाली हवा दो स्तूपों की श्रृंखलाओं के मध्य में रेत उड़ाकर उस स्थान को खुला छोड़ देती है। तो इस तरह रिक्त जो भाग निर्मित होते हैं उसको कॉरिडोर या सहारा के रेगिस्तान में इसे गासी कहते हैं। इस तरह के स्तूप को रेखिक स्तूप, लीनियर सैंड ड्यून या सैंड रिज, सीफ या अल्बा स्तूप जो है वो आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद आता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। जब बालुका स्तूपों का निर्माण प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर, याद रखना इसमें किसमें समकोण पर होता है, तो उसे बालुका स्तूप या अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून कहते हैं। इनका निर्माण रेगिस्तान की सीमा या रेतीले सागरीय तटों पर होता है। इनका निर्माण हल्की या क्षीण हवा द्वारा अधिक रेत वाले भाग में होता है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो है ये मोस्टली जो है लहरदार होते हैं। इसके बाद आते हैं बरखान। बरखान अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप के ही विशिष्ट रूप होते हैं। इनका आकार चापाकार या नवचंद्राकार होता है और ये तुर्किस्तान में अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। बरखान मुख्य रूप से प्रचलित पवन के अनुप्रस्थ दिशा या समकोण पर निर्मित होते हैं। इनका पवनोमुखी ढाल उत्तल और पवन विमुखी ढाल जो है वो अवतल होता है। इनके शिखर की ओर पूर्ण विकसित दो सिंग होते हैं जो पवन के चलने की दिशा में निकली रहती है। जो बरखान के मध्य में बरखान जो है मध्य में सर्वाधिक ऊंचे होते हैं और इनका जो निर्माण है वो उस समय होता है जब रेत की आपूर्ति या पवन का वेग दोनों सामान्य हो। यदि रेत की आपूर्ति पर्याप्त होती है तो बरखान श्रृंखलाओं में और सघन रूप से निर्मित होते हैं, परंतु यदि आपूर्ति सामान्य या उससे भी कम होती है तो ये छोटे छोटे या बिखरे हुए होते हैं। वैसे मोस्टली जो है बरखान जो है वो श्रृंखला में स्थित होते हैं और इनकी श्रृंखलाएं पवन की दिशा में ही होती हैं। ये इनके डायग्राम है। अब बात करते हैं नेबखा की। झाड़ियों के पीछे निर्मित स्तूपों को नेबखा कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सामने झाड़ी और उसके पीछे जो है हमें स्तूप जो है बना हुआ दिखाई दे रहा है। रेगिस्तानों की लघु गर्तों के पीछे नवचंद्राकार जो स्तूप होते हैं उन्हें लूनेट कहते हैं। तो ये दोनों याद रखने हैं कि नेबखा तो वो होते हैं जो झाड़ियों के पीछे निर्मित होते हैं और लूनेट जो होते हैं ये लघु गर्तों के पीछे नवचंद्राकार रूप में फॉर्म होते हैं, बनते हैं। फिर आता है लॉयस। पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को ही लॉयस कहते हैं। लॉयस जो है इस डायग्राम में हम देख सकते हैं किस तरह का दिखाई देता है। लॉयस जो है वो अत्यंत पारगम्य होता है, पोरस होती है, इसकी मिट्टी जो है मुलायम होती है और लॉयस का निर्माण उस समय होता है जब पवन के साथ मिली हुई धूल नीचे बैठकर एक स्थान पर बड़े पैमाने पर निक्षेपित हो जाती है। और इन धूलों के बैठने का कारण तीन रूपों में हो सकता है। पहला तो ये कि जहाँ पर
वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ ये धूल उनसे रुक कर बैठने लगती है। दूसरा, वर्षा का जल पवन के साथ मिली धूल को नीचे बैठा देता है, ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा, धूल के कण आपस में संबद्ध होकर नीचे बैठने लगते हैं, ये तीसरा कारण हो सकता है। और लॉयस में सिल्ट, मृत्तिका और कुछ रेत की मात्रा रहती है। और